रजौली गांव। यूं तो इस गांव में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी एकदम कुशलमय तरीके से चल रही होती है। इसी गांव में महेंद्र और उसकी माँ रह रहे होते हैं। उनका जीवन भी आम गांव वालों की तरह ही बीत रही होती है, पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव उनका इंतजार कर रही थी। बेटा, जरा बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आओ और जल्दी लौटना। देखना कहीं रात न हो जाए और उस भूतिया हवेली से दूर रहना। माँ, तुम्हारी यही बातें सुन सुन के मैं बच्चे से जवान हो गया और तुम अभी भी मुझे उस भूतिया हवेली के बारे में बता रही हो। मैं नहीं जाऊंगा उस भूतिया हवेली के आसपास और रात होने से पहले ही सब्जियां लेकर लौट आऊंगा। भूतिया हवेली के नाम से ही रजौली के लोग घबरा जाते थे और शाम के बाद उस हवेली के आसपास कोई डर के मारे जाता नहीं था। महेंद्र अपनी माँ से बातें करके बाजार सब्जियां खरीदने को जाता है। उसे सब्जियां खरीदने में ही शाम हो जाती है। वो फौरन सब्जियों को लेकर घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही रात हो जाती है। वो जिस रास्ते में आ रहा था उसी रास्ते में वो हवेली थी। वो उस हवेली के पास से गुजर रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे एक औरत की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। वो खड़ा हो जाता है और उस औरत की आवाज को सुनता है। मुझे बचाओ, मैं गलती से यहाँ आ गई और मेरा पैर यहाँ फंस गया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद करो। मेरा पैर यहाँ से निकल नहीं रहा है। मुझे घर जाना है। घर पे मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। किसी को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हवेली के अंदर आओ। अरे, उसका पैर तो फंस गया है और निकल भी नहीं रहा है। बेचारी मदद के लिए तब से चिल्ला रही है। मुझे जल्दी उसकी मदद करनी होगी, वरना और रात हो जाएगी और रात में तो इस हवेली के आसपास भूतिया साया मंडराता है। मुझे जल्दी उस औरत को वहां से निकालना होगा। महेंद्र तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली के अंदर चला जाता है। वो हवेली के अंदर आकर उस औरत को आवाज देता है। मैं हवेली के अंदर आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज मुझे अब सुनाई नहीं दे रही है। मैं यही हूँ हवेली के अंदर। थोड़ा सा आगे आओ। मेरा पैर फंसा हुआ है, इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं पर रुको। महेंद्र उस औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे पहुंचता है तो उसको वो औरत दिखाई नहीं देती है। वो फिर से उस औरत को पुकारता है। मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही हो। तुम किस जगह हो, मुझे बताओ। मैं यही हूँ, तुम्हारे ठीक सामने वाले कमरे में। तुम कमरे के अंदर आओ, तुम मुझे देख पाओगे। महेंद्र कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है एक औरत पीछे मुड़कर बैठी हुई है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। तुम्हारा पैर कहाँ पर फंसा हुआ है? मैं निकाल देता हूँ। तुम आ गए? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा पैर कहाँ फंसा हुआ है। तुम तो एक चुड़ैल हो, यही बोलना चाहते हो ना तुम? तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया। माँ ने सही कहा था, हवेली के आसपास नहीं जाना है, लेकिन तुमने मुझे एक मजबूर औरत की आवाज से अंदर बुलाया। अगर मैं तुम्हें वैसे नहीं बुलाती तो तुम कभी अंदर नहीं आती और मेरा इच्छा कभी पूरा नहीं होता। पर अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी इच्छा क्या है। मार डालो मुझे और पी लो मेरा खून। अगर इससे तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तो कर लो अपनी इच्छा पूरी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा खून क्यों पीऊंगी? तुम चुड़ैल हो और चुड़ैल हमेशा इंसानों को मारकर उनका खून पीती है। तुमने इसीलिए मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है, ताकि मेरा खून पी सको और अपनी सालों की खून पीने की इच्छा को पूरी कर सको। नहीं, तुम ये गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीने के लिए नहीं बुलाया है। मेरी कोई खून पीने की इच्छा नहीं है और तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तुमसे दूर ही रहूंगी। तुम बस मेरी बात सुनो। जब तुम मेरा खून नहीं पियोगी तो तुमने मुझे अपने पास बुलाया क्यों है? और क्या है तुम्हारी इच्छा और तुम क्या बताना चाहती हो मुझे? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चुड़ैल हूँ, ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी।
मेरे चुड़ैल बनने के पीछे एक कहानी है। मैंने अपने जवानी में एक गलती की थी। मैंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया। मैं जब भी मरूंगी तो मैं चुड़ैल बनकर रह जाऊंगी और भटकती रहूंगी। मैंने साधु महाराज को समझाया कि मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम्हारी आवाज सुनकर कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुम उससे उसके घर चली जाना और उसके घर पर रहना। वो लोग जब तुम्हें पूरी तरह से अपना लेंगे तो तुम अपने आप ही श्राप से मुक्त हो जाओगी। तो मेरी यही इच्छा है कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। जब तुम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी माँ तुम्हें देखकर डर जाएगी। उन्हें मुझे समझना होगा तुम्हारे बारे में। तुम धूप में तो निकल सकती हो ना? महेंद्र चुड़ैल को अपने घर ले आता है। महेंद्र की माँ चुड़ैल को देखकर एकदम से घबरा जाती है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं है और शांत दिमाग से सोचने लगती है। मेरे बेटे के साथ तो चुड़ैल आ गई। मैंने मना किया था अपने बेटे को उस हवेली के अंदर जाने से। लगता है ये वही चुड़ैल है। उसने मेरे बेटे के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर तक आ गई है। अगर मैंने चिल्लाया या कुछ उल्टा सीधा बोला तो ये मुझे और मेरे बेटे को मार देगी। मुझे शांत रहना होगा और अपने डर को काबू करना होगा और इससे अच्छे से बात करना होगा, तभी जाकर ये हमारा पीछा छोड़ेंगी, वरना ये हम दोनों को मार देगी। माँ, मैंने इससे शादी कर ली है और ये अब हमारे साथ ही रहेगी इस घर में, मेरी बीवी और आपकी बहू बनके। अब से जो भी घर का काम होगा वो ये करेगी, आप बस आराम करना। मेरा बेटा ये क्या बोल रहा है? इसने इस चुड़ैल से शादी कर ली। मुझे तो पहले शक हो रहा था, अब तो पूरा यकीन हो गया। इस चुड़ैल ने मेरे बेटे के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब ये हमारे घर का काम करेगी और हमारे घर में रहेगी मेरी बहू बनकर। ये कैसे दुविधा में फंस गई मैं। अगर कुछ बोलेगी तो ये चुड़ैल हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मेरी भलाई इसी में होगी, मैं इसकी बात सुनूं और इसकी हाँ में हाँ मिलाती जाऊं। ठीक है, जब तुमने इससे शादी कर लिया है तो अब इसे इसी घर में रहने दो। महेंद्र की माँ डर की मारे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती है और महेंद्र के बातों में हाँ मिलाती है। महेंद्र की माँ मजबूरी में चुड़ैल को अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। अगले दिन महेंद्र काम पर जाता है तो उसकी माँ और चुड़ैल घर में वो दोनों ही होती है। उसकी माँ को बहुत जोरों का भूख लगा था। महेंद्र ने अपनी माँ को बोला था जो भी घर का काम होगा वो चुड़ैल करेगी, लेकिन महेंद्र की माँ डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना के लेकर आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे पता है आपको भूख लगी है। आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मैं अभी आपके लिए बढ़िया खाना बनाकर लाती हूँ। आप एक बार खाकर देखिएगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं अगली बार से नहीं बनाऊंगी। चुड़ैल रसोई में जाती है और खाना पकाने लगती है। कुछ देर में खाना पक जाता है। वो उस खाने को ले जाकर अपनी मुंह बोली सास को देती है। उसकी मुंह बोली सास थोड़ी देर खाने को देखती है। उसके बाद वो चुड़ैल की डर से खाना खाने लगती है। खाना तो बहुत बढ़िया बना है, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कहाँ से सीखा इतना बढ़िया खाना बनाना? महेंद्र की माँ को चुड़ैल का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उस खाने को पूरा खाती है, लेकिन उन्होंने चुड़ैल को अभी तक अपने मन से अपनाया नहीं था और जब तक उसकी मुंह बोली सास उसको अपने पूरे मन से अपनाएगी नहीं, तब तक वो अपने श्राप से आजाद नहीं हो पाएगी। महेंद्र ने तो पूरी तरह से उसे अपना लिया था। अब बारी इसकी माँ की थी। चाचा को देखकर आपको भी अजीब लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि चाचा इतने डरे हुए क्यों हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। शांतिपुर गांव, जहां के सारे जवान मर्द शहर जाते हैं कमाने के लिए। गांव में बस रह जाती हैं औरतें, बच्चे और बूढ़े। सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
तभी एक रात गांव की एक औरत अचानक से गायब हो जाती है। धनिया दूसरे गांव के किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। वैसे भी उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अरे हाँ सुशीला, तू ठीक कह रही है। मुझे भी उसके लक्षण कुछ खास ठीक नहीं लगते थे। जरूर दूसरे गांव के किसी के साथ भाग गई होगी। पति घर पर नहीं था, उसी का फायदा उठा लिया। चाचा जी तो यहाँ उसके लिए पंचायत भी बुला बैठे हैं, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से भागी है। अब क्या किया जाए? अरे चुप हो जाओ तुम सब। क्यों मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो? मेरी बहू किसी दूसरे गांव के मर्द के साथ नहीं भागी है। उस रात मेरा बेटा दरवाजे पर था, खोलने को आवाज दे रहा था। जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला, ना वहां मेरा बेटा था ना मेरी बहू। दोनों पल भर में गायब हो गए। मुखिया जी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये मैं बूढ़ा होकर भी समझ सकता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ आपसे, सच का पता लगवाइए मुखिया जी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहू के साथ क्या हुआ है उसके सच का पता हम लोग जरूर करेंगे। गांव की औरतों को धनिया के गायब होने की बात मजाक लगती है। वे आपस में बैठकर हंसते हंसते उसकी बातें करती हैं। कोई धनिया को उल्टा सीधा बोलती है तो कोई कहती है कि वो जरूर दूसरे गांव के किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। उनकी बातों में न कोई चिंता है न किसी तरह का डर, बस बातें हैं, ताने हैं और बेवजह के इल्जाम। सब्जियां बेचते बेचते आज रात हो गई। सुधा मेरी राह देख रही होगी। अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी घर जाना होगा। मोहन एक सब्जी वाला जो रोज अलग अलग गांवों में जाकर सब्जियां बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। उस दिन शांतिपुर गांव में सब्जियां बेचते बेचते काफी देर हो गई। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। काम खत्म करके मोहन अपने गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके कदम अपने आप ही रुक जाते। अभी उस पेड़ के पीछे कोई गया, और यहाँ पर इतना खून किसका गिरा हुआ है? कौन है उस पेड़ के पीछे? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है उस पेड़ के पीछे? सामने आओ। मोहन को पेड़ के पीछे जाते हुए कोई दिखता है। वो उसको पुकारता है और सामने आने को बोलता है। मोहन पुकारता रहता है पर कोई सामने नहीं आता है। तभी अचानक से पेड़ के चौपाल से धीरे धीरे किसी का सर ऊपर आता है। जैसे ही पूरा सर ऊपर आता है, मोहन उसे देखकर बेहोश हो जाता है। हमारे गांव का मोहन कल आपके गांव सब्जी बेचने आया था। रात हो गई लेकिन वो घर नहीं लौटा। क्या यहाँ किसी ने उसे देखा या कुछ सुना? तभी भागते हुए गांव का एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और एक ही बात की रट लगाए हुए था। वो गांव के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के नीचे इंसानी हड्डियां पड़ी हैं। वो भी एक नहीं, दो हड्डियां। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। बिना एक पल गवाए सभी सीधे पीपल के पेड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा, उससे सबके होश उड़ गए। जमीन पर 2 इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर गांव वाले सन्न रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हे भगवान, हमारे गांव में ये सब कैसे हो सकता है? 2 इंसानों की हड्डियां पड़ी हैं। ये देख के तो दिमाग सुन्न हो गया है। तुरंत ही गांव में पंचायत बैठती है और उस बात का चर्चा किया जाता है कि वो दोनों हड्डियां किसकी हैं और वहां पर कैसे आई। कहीं ये दोनों हड्डियां धनिया और उस सब्जी बेचने वाले की तो नहीं? अभी तो पूरे गांव में बस उन्हीं दोनों के गायब होने की खबर है। अगर सच में ऐसा है तो ये कोई मामूली बात नहीं। हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे और किसने किया। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, तो हमें और आपको मिलकर आपके गांव शांतिपुर में रात को पहरा देना होगा। हमें गांव के एक एक कोने में जाकर देखना होगा आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। तुम सही बोल रहे हो। हम लोग आज ही रात से गांव में पहरा देंगे। मैं अभी गांव के और आदमियों को बुलाता हूँ। ज्यादा आदमी रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हम लोग अलग अलग गुट में बंटकर गांव की अलग अलग जगहों पर जाएंगे। दूसरे गांव के सभी लोग भी आ चुके थे और शांतिपुर के जितने भी बुजुर्ग आदमी थे, वे भी इस पहरे में शामिल थे।
सब लोग अलग अलग गुटों में बंट गए और गांव के अलग अलग कोनों की ओर निकल पड़े। महेश और सुनील दोनों एक ही गुट में थे। चलते चलते वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी उनकी बगल से कुछ तेजी से दौड़ता हुआ गुजरा। न कोई आवाज, न कोई साया, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन दोनों को एक ही पल में महसूस हुआ जैसे उनके पास से कोई चीज गुजरी हो। अरे महेश, तुमने महसूस किया? अभी अभी हमारे सामने से कोई गुजरा है। दिखा तो नहीं, लेकिन मौजूदगी साफ महसूस हुई। अरे हाँ सुनील, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद हमारा वहम ही हो। सुनील और महेश आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और उसी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर चिल्ला कौन रही थी? अरे सुनील, देखो वहाँ कोई खड़ा है। चलो उससे पूछते हैं, शायद उससे कुछ पता हो। सुनील और महेश दोनों उस आदमी से पूछने के लिए जाते हैं और जैसे ही वे उसके पास पहुंचकर कुछ पूछते हैं, वैसे ही वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर महेश और सुनील एकदम से चौंक जाते हैं। अरे महेश, यहाँ तो अभी एक आदमी था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? इस गांव में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें इनके झमेले में नहीं पड़ना है। सुनील और महेश घबराकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे आगे कदम बढ़ाते हैं, अचानक उनके सामने शैतान आ खड़ा होता है। शैतान को देखते ही दोनों डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। चुप रहो, आवाज मत निकालना। अगर वो हमें देख लेगा तो बच नहीं पाएंगे। जान प्यारी है तो एक शब्द भी मत बोलो, बस यहीं चुपचाप रहो। दूसरे गांव के लोग शैतान को देखते ही एकदम शांत हो जाते हैं। डर उनकी रग रग में उतर जाता है। शैतान उन्हीं के गांव के लोगों और शांतिपुर की एक औरत को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो लोग आगे नहीं जाते। वो बस खामोशी से सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखते रहते हैं। शैतान उन्हें लेकर जा रहा है, शायद अब हम बच जाएंगे। लेकिन तभी शैतान तीनों जनों को छोड़ के अचानक से गायब हो जाता है। अरे ये शैतान अचानक कहाँ गायब हो गया? तभी पीछे से ठंडी सांसों की आवाज आती है और एक धीमी खुरदुरी फुसफुसाहट कानों में गूंजती है। तुम्हें लगा मैं चला गया। ईमानदार पानीपुरी वाला। केशव की जिंदगी में वैसे तो बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ता। अरे केशव भाई, हमें भी जरा सूखी पापड़ी दे दो। क्या खाली औरतों को ही दोगे क्या? हम लोग भी तुम्हारे गोलगप्पे खा रहे हैं भाई, हमें भी खिलाओ। अरे नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी आप लोगों को भी देता हूँ सूखी पापड़ी, जरा सब्र रखिए। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना, और हाँ, तीखा जरा भर भर के डालना। आज बड़ा मन है तीखा खाने का। पानी में खट्टा भी थोड़ा ज्यादा रखना भैया। अरे भाग्यवान, ज्यादा तीखा मत खाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे इन्हीं तीखे गोलगप्पों के चक्कर में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। केशव के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। लोग रोज उसके ठेले लगने का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने केशव की जिंदगी ही बदल दी। अरे केशव भाई, क्या बात है? आज ठेला नहीं लगा रहे हो क्या? और ये बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ चल दिए हो भाई? गांव का एक आदमी उससे पूछता है, लेकिन केशव कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप खड़ा होकर उस आदमी की बात सुनता रहता है। केशव की पत्नी भी उसके साथ होती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती है। अरे कुछ तो बोलो केशव भाई, मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ। और भाभी जी, आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। आप लोगों को हुआ क्या है? ऐसी हालत में हो और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? गांव के उस आदमी के बार बार पूछने के बाद आखिरकार केशव अपनी चुप्पी तोड़ता है। क्या बताऊं मोहन, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने लाला सेठ से पैसे लिए थे गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए। अच्छा, तुम्हें ब्याज पर पैसे चाहिए? पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन भरोसा कैसे करूं? कहीं पैसे लेकर गांव से भाग गए तो मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। इसलिए सुन लो,
गारंटी के तौर पर कुछ कीमती चीज यहीं मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बिना गिरवी, बिना भरोसा और बिना भरोसे कोई पैसा नहीं। समझ में आया? तो गिरवी रखो, तभी सौदा होगा। सेठ जी, हमारे पास ऐसा कोई महंगा सामान नहीं है जिसे हम आपके पास गिरवी रख सकें। बस एक छोटा सा घर है। घर तो है ना, तो फिर उसी घर को गिरवी रख दो। जब पैसे हो जाएंगे लौटा देना और अपने घर के कागज भी ले जाना। देखो, अगर घर मेरे पास गिरवी भी रहेगा तो मैं तुमसे कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, ना रोज रोज तगादा, ना कोई झगड़ा। बस शांति से सोच लो। फैसला तुम्हारा है, मगर मौका बार बार नहीं मिलता। केशव और उसकी पत्नी लाला सेठ की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ बच्चों का भविष्य था, दूसरी तरफ सिर छुपाने का आखिरी सहारा घर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखों में डर भी है और मजबूरी भी। थोड़ी देर खामोशी रहती है, फिर भारी दिल से केशव और उसकी पत्नी अपना फैसला कर लेते हैं। केशव, हालात हमारे हाथ में नहीं है। आज अगर ये पैसे नहीं लिए तो कल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? केशव की आंखें भर आती हैं। वो जमीन की तरफ देखता है, जैसे जवाब वहीं कहीं दबा हो। सेठ जी, हमें मंजूर है। घर के कागज हम आपके पास गिरवी रख देंगे। बस वादा कीजिए कि हमें वक्त देंगे। इतना सुनते ही लाला सेठ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। वही मुस्कान जो मीठी कम और खतरनाक ज्यादा होती है। फिक्र मत करो केशव, सेठ का वादा है। अब चलो कागजात निकालो, सौदा पक्का करते हैं। केशव घर के कागजों पर हस्ताक्षर करके लाला सेठ को सौंप देता है। केशव के घर के कागज हाथ में आते ही लाला सेठ की खुशी दोगुनी हो जाती है। घर को गिरवी रखने के बदले लाला सेठ केशव को जितने पैसों की जरूरत होती है उतने पैसे उसे दे देता है। पैसे तो मिल गए, अब इससे एक बढ़िया सा गोलगप्पे का ठेला खरीदेंगे। ऐसा ठेला जहां लोग रुकें, बैठें और हमारे हाथ का स्वाद याद रखें। हाँ केशव, मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। धीरे धीरे सेठ का पैसा भी चुका देंगे और अपना घर भी वापस ले आएंगे। बस भगवान साथ दे है। ये ठेला ही अब हमारी उम्मीद है। दोनों पति पत्नी गोलगप्पे का ठेला खरीदकर गोलगप्पों की सामग्री की तैयारी में लग जाते हैं। आलू उबलते हैं, चटनी पीसी जाती है, पानी में स्वाद के साथ ईमानदारी घुली जाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद केशव पहली बार अपना गोलगप्पों का ठेला गांव की गली में लगाता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। केशव बार बार रास्ते की ओर देखता है। जब उसे रास्ते में कोई नहीं दिखता तो उसका मन उदास हो जाता है। तभी दूर से एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ केशव के ठेले की तरफ आती हुई दिखाई देती है। केशव की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे उम्मीद ने धीरे से दस्तक दे दी हो। अरे बेटा सुनो, मेरी पोती को एक प्लेट पानी पूरी देना जरा। और हाँ, तीखा थोड़ा कम रखना बेटा। अभी देता हूँ चाची जी। केशव बच्ची को पानी पूरी देता है। जैसे ही बच्ची पानी पूरी का पहला निवाला खाती है, उसका मन खुश हो जाता है और वो मुस्कुरा उठती है। दादी, इन्होंने पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि मेरा मन खुश हो गया। आप भी एक बार खाकर देखिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे भी एक प्लेट देना बेटा। केशव दादी जी को भी एक प्लेट पानी पूरी देता है। दादी पानी पूरी खाते ही मुस्कुरा उठती हैं। कुछ ही देर में केशव के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जो गांव पहले सन्नाटे में डूबा रहता था, वहां अब चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई केशव के ठेले पर आकर पानी पूरी खाने लगा। गांव वालों को हमारी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में हमारा पानी पूरी का ठेला बहुत अच्छा चलने लगेगा। उसके बाद हम सेठ जी के पैसे लौटा देंगे और अपने घर के कागज वापस ले लेंगे। केशव अपनी पत्नी के साथ अपने सपनों की बात कर ही रहा था कि तभी उसी पल वहां लाला सेठ आ पहुंचा। केशव, तुमने जो मुझसे ब्याज पर पैसे लिए थे, वो पैसे मुझे लौटा दो। अगर पैसे नहीं दिए तो इस घर से निकलने के लिए तैयार रहना। लाला सेठ की धमकी भरी बात सुनते ही केशव और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सेठ जी, आपने तो हमें अभी 2 दिन पहले ही पैसे दिए थे।
आपने कहा था कि घर गिरवी रखने पर हमें पूरा समय मिलेगा। अभी तो हमने ठीक से कुछ कमाया भी नहीं है, फिर आप आज हमें घर से निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी कमाई और खर्च से मुझे कोई लेना देना नहीं। घर के कागज मेरे पास हैं, इसलिए अब ये घर मेरा है। 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, पैसे लौटा दो, नहीं तो घर खाली करो, और अगर मना किया तो जबरदस्ती निकाल दूंगा। हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पानी पूरी के ठेले पर पसीना बहाया, लेकिन 15 दिन बीत गए और पैसे पूरे नहीं हो सके। इसलिए सिर झुकाकर नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ मैंने अपना घर छोड़ दिया। केशव ने ईमानदारी का रास्ता चुना, जबकि लाला सेठ ने चालाकी का। मजदूर केशव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मजबूरी में घर के कागजों पर दस्तखत कर दिए थे। फिर भी उसने झूठ या लड़ाई नहीं की और चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। तभी से गांव वाले उसे ईमानदार पानीपुरी वाला कहने लगे।